डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट का। मान लेते हैं कि हम लोग मैग्नीज ले लिए, ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d कितना हो जाएगा, इधर हो गया 12 6 18 2 20 और 5 25। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हम लोग जो है इसको एनर्जी लेवल के आधार पर इस तरह से अरेंज कर दिए। अब कह रहा है कि उसके 4s में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालिए। तो देखिए हमारा 4s कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है उसका 4s। 4s में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जो है जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे हाईयर सेल कौन सा है, तो वो 4s है। ठीक, यानी कि ये मेरा वैलेंस सेल है। अब जब हम 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो बताइए क्या हम d के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत बच्चों का जवाब होगा कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है इसके बाहर है, बाहर वाले से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग मैग्नीज का जो है स्ट्रक्चर कुछ बना लिए। मान लेते हैं सबसे जो आउटर सेल 4s सेल है। ठीक है, अब 4s में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब कह रहा है कि हमको 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए उसका जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालना है, यानी कि 4s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है हमको वो निकालना है, यानी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा उसको हमको निकालना है, यानी जेड इफेक्टिव वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए कि ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वही ना यहाँ पे एक स्क्रीन का काम करेगा, वही ना इन दोनों के बीच एक पर्दा का काम करेगा, जो क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, जो कि इस आउटर वाले को क्या करेगा, धक्का देगा। यानी कि इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसके बाहर अगर जो भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उससे तो इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो है इसके और न्यूक्लियस के बीच तो दीवार का काम नहीं कर रहा है, ये दीवार का काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसके और न्यूक्लियस के बीच यानी अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ना इसके बीच दीवार का काम कर रहा है, वो ना इसको धक्का दे रहा है, वो ना स्क्रीन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे किसके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाया जाएगा भाई, तो 4s के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो यहाँ पे स्क्रीन का काम करेगा। वो प्रिंसिपल के आधार पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखिए 4s और न्यूक्लियस के जस्ट पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सब जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएगा। ठीक, जब हम लोग इसको अफवो प्रिंसिपल के आधार पे अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि 3D का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करें तो उसके लिए हम जो है सिग्मा का वैल्यू नहीं निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए एनर्जी के आधार पे भले जो है 3D जो है 4s के जस्ट बाद होगा, लेकिन 3D का जो सेल होता है वो 4s सेल के जस्ट पहले होता है। भले हम इलेक्ट्रॉन वहां पे बाद में भर रहे हो, भले उसका एनर्जी उससे ज्यादा है, लेकिन 3D सेल जो होता है वो 4s सेल के जस्ट पहले होता है। अब देखिए इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो देखिए ये जो है मेरा फर्स्ट सेल है, ये है सेकेंड सेल, ये है थर्ड सेल, ये है फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल में 1s है, सेकेंड सेल में 2s और 2p है, थर्ड सेल में 3s है, 3p है और 3d है, फोर्थ सेल में 4s है। ठीक है, जब हम मैग्नीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हम हर ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले देखिए 1s में भरा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जो है बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। अब जो है इलेक्ट्रॉन डी में ना जा करके एस में चला जाता है, यानी एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद हम लोग डी में भरते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि 4s का जो एनर्जी होता है वो 3d से कम होता है। ठीक, अफवा प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग क्या जानते हैं कि जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4s और 3d में क्या होता है कि 4s का जो एनर्जी होता है वो 3d के कंपेयर में कम होता है, इसलिए पहले हम इलेक्ट्रॉन को 4s में भरेंगे, उसके बाद ही हम 3d में भरेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम सेल की बात करें तो थर्ड सेल जो है, थर्ड सेल यानी 3d सेल जो होता है वो 4s सेल से जस्ट पहले आता है। ठीक, वो 4s में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस
दोनों के बीच एक स्क्रीन का काम करेगा। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस और 4s सेल में जो पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच जितना भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सब जो है स्क्रीन की तरह काम करेगा। यानी कि 3D में जो पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, वो भी दीवार की तरह काम कर रहा है। अब इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 3D भी जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। यानी कि वो भी जो है शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है। भले हम 3D में इलेक्ट्रॉन को जो है बाद में भरे, ठीक है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे है कि क्या ये जो है 3D का इलेक्ट्रॉन 4s के लिए पर्दा का काम करेगा, एक दीवार का काम करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा? तो हाँ, बिल्कुल करेगा, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, इसलिए हम इसका सिग्मा वैल्यू काउंट करेंगे। तो अब देखिए, अब जो है हम इसको नंबर ऑफ सेल के आधार पे अरेंज करते हैं ताकि हमको सिग्मा का वैल्यू निकालने में जो है आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए, अब जो है हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नंबर ऑफ सेल के आधार पे अरेंज करते हैं, ठीक है। ये 1s हो गया, 2s2, 2p6, सेकेंड सेल वाले को एक जगह कर दिए, उसके बाद हम थर्ड सेल को लिख ले रहे हैं 3s2, 3p6, 3d5, उसके बाद हम लिखते हैं फोर्थ सेल को 4s2, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालिए। 4s में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यानी ये है मेरा nmax, यानी ये है वैलेंस सेल हो गया nmax। ये जो है उसके जस्ट पहले वाला सेल हो गया n-1 सेल, जिसको कि हम पेनल्टीमेट सेल भी कह रहे हैं। ये हो गया n-2, ठीक है। ये हो गया n-3 सेल, ठीक है। अब देखिए, हम s के इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो s और p इलेक्ट्रॉन के लिए क्या उन्होंने रूल दिया था कि nmax के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.35। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, n-1 वाले के लिए क्या हो जाएगा? 0.85, ठीक है। n-2, n-3 वाले के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, अब सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 1, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, 6 और 2 8, तो 8 × 1, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 8 और 5 कितना हो गया? 13, तो 13 और इंटू कितना हो जाएगा? 0.85, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को मान के चलेंगे, ठीक। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है, ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है 4s में पाए जाने वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो हम यही ना यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों से रिपल्सन फेस कर रहा है। तो अपने और न्यूक्लियस के बीच वाले इलेक्ट्रॉन से तो रिपल्सन ये फेस कर ही रहा है, लेकिन ये अपने सेम सेल में जो पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है उससे भी तो ये रिपल्सन महसूस कर रहा है, तो उसके रिपल्सन को भी तो हम कंसिडर करेंगे। अगर हम इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं, यानी इसको अगर हम इसका सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका खुद का तो रिपल्सन हम कंसिडर कर नहीं सकते। बात समझ में है? यानी इसका पड़ोसी वाले का हम रिपल्सन कंसिडर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए? एक इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन दे रहा है, ठीक। तो अब चलिए, और जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसका सिग्मा वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम कंसीडर किसको कर रहे हैं? इसका पड़ोसी वाला इलेक्ट्रॉन को, जो इसको रिपेल कर रहा है, ठीक। तो चलिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको रिपल्सन दे रहा है और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.35, ठीक। चलिए, अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू लगभग आ जाएगा 21.4, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो है देख लीजिएगा, तो ये वैल्यू लगभग आएगा 21.4 के बराबर, ठीक है। अब जब हम इसका जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या है? मेरा एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, तो 25 माइनस सिग्मा कितना है? 21.4, तो 21.4। अब इसमें जब इसको घटाएंगे तो 3.6, ठीक है। तो ये है मेरा जेड इफेक्टिव वैल्यू। जेड का वैल्यू कितना है? 25 है, लेकिन अब जब हम इसका जेड इफेक्टिव वैल्यू निकाले तो वो कितना हो गया? 3.6। 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू कितना हो गया? 3.6 हो गया। ये घट कैसे गया? क्योंकि यहाँ पे 25-25 प्रोटॉन मिल करके जो है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। 4s का इलेक्ट्रॉन इतना ही
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये वैल्यू कैसे घट गया, तो ड्यू टू सिग्मा, यानी सिग्मा के वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से ये वैल्यू घट गया। लगभग कितना घट गया, तो 21.4, यानी 21.4 के बराबर ये वैल्यू घट गया। घट करके कितना हो गया, 3.6 हो गया। बात समझ में आ गया। यानी Z जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, तो Z इफेक्टिव से। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम मैग्नीज में ही Z इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। बात समझ में आया। पहले हम निकाले थे 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अब जो है हम 3D इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को उसके एनर्जी लेवल के आधार पे सजाएं, यानी अपोलो प्रिंसिपल पे सजाएं। लेकिन अब हम यहाँ पे सेल को उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 1s को लिख दे रहे हैं, उसके बाद 2s को, उसके बाद 3 वाले को 3s2, 3p6, 3d5, उसके बाद 4s2। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है भाई कि आप जो है 3D में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसका Z इफेक्टिव वैल्यू निकालिए। तो 3D मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे मेरा 3D है। ठीक है, चलिए इसको स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये है फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल, ये है थर्ड सेल, ये है फोर्थ सेल। ठीक है, यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, यहाँ है 4s। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3D में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है Z इफेक्टिव निकालने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3D का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अब इन दोनों के बीच जो भी इलेक्ट्रॉन एक तरह से दीवार का काम कर रहा है, एक तरह से रिपल्सन का काम कर रहा है, हम उसके सिग्मा वैल्यू को ना यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आया। यानी कि 3D और न्यूक्लियस के बीच जो भी बीच में दीवार का काम कर रहा है, जो भी इसको रिपेल कर रहा है, उसके लिए हम सिग्मा काउंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि जब हम इसका सिग्मा वैल्यू निकालते हैं तो क्या 4s का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है, क्या जो है इसके सिग्मा को, क्या इसके सिग्मा को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D के जस्ट बाद है। ठीक है, यानी भले हम इलेक्ट्रॉन को 4s में पहले भर रहे हैं एनर्जी के आधार पे, ठीक, लेकिन 4s का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D सेल के जस्ट बाद है, जस्ट जो है उसके पीछे। और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से जो है हमको कोई लेना देना नहीं, यानी पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको इससे है कि इसके और न्यूक्लियस के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो भी दीवार का काम कर रहा है, मतलब उसको उससे है, यानी उसके रिपल्सन से है। बात समझ में आ गया। इसलिए हम यहाँ पे ये सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। 3D और न्यूक्लियस के बीच जो भी इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा उसके लिए हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए स्लेटर का एक रूल है कि D और F में जो पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा का वैल्यू, उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने क्या बताया, 0.35। ठीक है, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू को 1 रखा। ठीक है, तो ये नोट करने वाला बात है। देखिए S और P के लिए अलग रूल चलता है कि n मैक्सिमम होगा तो हम कांस्टेंट 0.35 रखेंगे, जस्ट उससे पहले n-1 वाले के लिए 0.85, उससे जस्ट जितना भी पहले आ रहा है उसके लिए हम 1 रखते हैं। अगर वही हम D और F के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं तो D और F में जो पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कांस्टेंट हम कितना रखते हैं, 0.35, और उससे जस्ट पहले जितना भी सेल आ रहा है, यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू हम 1 रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम अलग कर ले रहे हैं। इसके लिए हम निकाल किसके ले रहे हैं भाई, 3D के लिए। तो 3D के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.35। अब उसके जस्ट पहले जितना भी सेल है सबको हम इनर सेल बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम इनर सेल बोल रहे हैं। अब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरा, तो 1 है। ठीक है, और इनर सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18। तो टोटल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन कितना इलेक्ट्रॉन से फेस कर रहा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल ही रहे हैं, उसके अलावा जितना इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल कर रहा है, तो उसका रिपल्सन हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक, तो चलिए अब जो हम यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 18 × 1 प्लस वहां पे कितना हो जाएगा, 4 × 0.35। तो टोटल सिग्मा हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा लगभग 1.4 हो जाएगा। ये हो गया मेरा सिग्मा का वैल्यू 19.4। ठीक है, अब हम इसके लिए Z इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा मेरा, Z माइनस सिग्मा
जेड कितना है भाई 25 है, और सिग्मा का वैल्यू कितना आया 19.4, ठीक है 19.4। अब इसका वैल्यू हो गया 5.6, ठीक है। तो 3D का इलेक्ट्रॉन कितना जो है वो फील कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो 5.6 कर रहा है, ठीक है, यानी इतना जो है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फील कर रहा है। बात समझ में आ गया। जो है आप लोग SW लिखिए कि टाइटेनियम जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 22, उसके 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग जो है जेड इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए। उसके बाद एक है लेंथेनम जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 57, उसके 4f के इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग जेड इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है। 3D और 4f के लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट का वैल्यू हम यहाँ पे 0.35 देंगे, उसके जस्ट पहले जितना भी इनर सेल होगा वो सब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ईजी है 3D और 4f का, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिए और आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक। इसी रूल के आधार पे जो है आप अलग अलग एलिमेंट के ये आप लोग जेड इफेक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर धन्यवाद।